नमस्कार। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, आज इसको हम देखते हैं कि इसका टारगेट और वो सपोर्ट लेवल क्या है। ये बहुत भाग चुका है स्टॉक। इसका IPO आया था 25 रुपये 26 रुपये में आया था जनवरी 2020 में। उसमें इसकी स्थिति जो थी वो बहुत ही डाउन थी। जिस रेट में थी उसी रेट में चल रही थी। आप देख रहे हो लाइनें यही चल रही थी कंटिन्यू। इसके बाद इसका ब्रेकआउट आया है जो है पिछले साल 2023 में 21 जुलाई को। इसके बाद ये कंटिन्यू चलता गया और रनअप लिया इसने। और अभी ये जो इसने टॉप बनाया, हाई बनाया, वो बनाया था 229.30 का। यानी ये लगभग 245 दिन में, वर्किंग डेज में, इसने 229.30 का हाई बना दिया। लगभग 600-700% ये स्टॉक भाग चुका। अब ये थोड़ा गिरने लगा तो रिटेलर जो यहाँ किस लेवल पे लिए हुए हैं वो फंसे हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं इसमें क्या करें। तो सबसे पहले तो बता दूं कि कोई भी स्टॉक जब भागता है तो उसके पीछे फंडामेंटल अगर नहीं है तो बहुत भागता है तो वो गिरता भी है। अब चूँकि इसका अगर फंडामेंटल में चेक करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में भागा कितना और गिरा कितना और अभी क्या प्राइस इसकी एक्चुअल में होनी चाहिए। वैसे आप देखोगे तो ये अभी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ये लगभग आप दिख रहा होगा इस रेट पे लगभग ये कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखो आप, ये मतलब इस रेट पे काफ़ी टाइम तक रहा है। अब इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देता है या डाउन जाता है तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या करता है। क्योंकि बजट के टाइम में रेलवे स्टॉक भागते हैं तो सकता है ये बार चला भी जाए। लेकिन एक्चुअल में इसकी स्थिति कितनी है, इसकी बैलेंस शीट क्या कहती है, वो बहुत मायने रखती है। FIS-DIS ने क्या किया इसमें अभी तक और अब क्या करने वाले हैं, ये सब इसी से पता चलेगा इसका फंडामेंटल क्या कह रहा है। अगर हम फंडामेंटल खोलते हैं, ये IRFC का फंडामेंटल है। P इसका 29 पे चल रहा है। ROE और ROE भी ठीक है। और ये बुक वैल्यू 40 रुपये के आसपास की है। लेकिन क्योंकि ये डूबने वाली कोई कंपनी है नहीं, सरकारी कंपनी, इसलिए बुक वैल्यू कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं इसकी। अब इसके हम PE रेशियो की बात करें तो PE रेशियो बहुत ऊपर जा रहा है, यानी 30 के आसपास जा रखा है, क्योंकि नॉर्मली इसका 6-7-8 के आसपास रहता है। और अभी हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो सेल्स जो है, सेल्स दिख रही है, सेल्स जो है इस सितंबर का 6,900 करोड़ का आया है सितंबर 2024 में। और ये जो भागना शुरू हुआ है, इसको अगर आप देखोगे तो ये भागना शुरू हुआ है जुलाई 2023 से। यानी कि ये जो जून वाला क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसके कुछ टाइम बाद से फिर भागना शुरू हुआ है। तो अगर हम जून या सितंबर का ही देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहता है, तो 2023 का जून का क्वार्टरली रिजल्ट 6,679 और सितंबर का 6,761। यानी थोड़ी ग्रोथ यहाँ हुई थी, पर वो स्टॉक यहाँ से अब 6,761 से 6,900 करोड़ 6,900 करोड़ पे पहुँच गया। और ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर आप देखो तो कितना है ये, मुश्किल से 140 के आसपास। और 140 करोड़ की ग्रोथ हुई है एक क्वार्टर में, और एक क्वार्टर में एक साल में। और इसकी ग्रोथ यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो हम सितंबर जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई से लेके अब तक में ये 600% भाग चुका है। जबकि इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि ये रेलवे का स्टॉक है इसलिए बस भाग रहा है, सरकारी है, मर्जी है, भगाए जा रहे हैं। अब इसकी आप एनुअल भी देख लोगे तो एनुअल सेल्स भी बहुत ऐसी नहीं कि बहुत अचानक से चेंज हो गई है। ये मार्च 23 का है 23,722। अब 23,722 से जो 24 में क्या हुआ 26,000, यानी 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है खाली एक साल का। और स्टॉक गया 600-700%। नेट प्रॉफिट भी देखोगे, ये तो आपका सेल्स था, नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो आप मिलेगा आपको, ये इसमें है सितंबर, ये 6,167 और ये 6,412। यानी ये भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ग्रोथ तो बहुत कम है, लेकिन स्टॉक भाग गया है। अब इसमें रिज़र्व देख लें तो रिज़र्व और बोरोइंग्स ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं, सरकारी है तो इसकी बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स यहाँ कुछ बड़ी थी जो थोड़ी कम हुई है। और लायबिलिटीज़ वगैरह ये ज़्यादा मायने नहीं रखती इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की है। अब CWIP देखें तो CWIP आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ सब जीरो रखा है। ऐसा नहीं कि अब ये भाग जाएगा पूरा।
और अगर हम इसमें प्रमोटर्स को देखें तो गवर्नमेंट का 86%, तो बाकी एफआईज में भी आप देखें तो लगभग वही है, और डीआईज थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं बाकी, और पब्लिक का है इसमें। तो इसको स्टॉक को भगाया गया है, वैसे इसकी वैल्यू एक्चुअल में इतनी नहीं है जितनी पे ये करंट लेवल पे चल रहा है अभी भी। तो मेरे हिसाब से अब इसकी जो बेस्ट बाइंग बनती है वो बनती है ये, यहाँ पे इसका लेवल मिलता है, इस लेवल पे 99 रुपये से 95 रुपये के बीच में अगर ये मिलता है तो एक बार बाय कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, हमेशा कुल पोर्टफोलियो का केवल 3% एक स्टॉक में निवेश करना है। और अगर इसके बाद भी गिरता है तो दूसरी जो बाइंग लेवल आती है वो है 74 रुपये से 71 रुपये के बीच में। इसके बाद इसमें और बाय करने की जरूरत नहीं, 3% इसमें हो जाएंगे और 3% इसमें, 6% हो जाएंगे। और इस भरोसे पे होंगे कि गवर्नमेंट स्टॉक तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। बाकी जिसको डिविडेंड लेना उसके लिए तो ये ठीक ही है, पर इस रेट में भी अगर डिविडेंड ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा तो नहीं होगा। और जिस तरह से अभी गिर रहा है कहना मुश्किल है, देखते हैं कहाँ तक गिरता है। तो मेरा रिटेलर्स को यही सलाह है कि इसको अगर आपने ख़रीद रखा है तो होल्ड करें, और अगर एवरेज करने का भी सोच रहे हैं तो आप इस बाइंग प्राइस से पहले एवरेज ना करें। थैंक यू।